नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम नवंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्थिक परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। और आगे बढ़ें उससे पहले हमने इसकी जो पीडीएफ है नवंबर 2024 क्रोनोलॉजी की, ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखिए, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान ने यूएई के साथ में जो है एमओयू साइन किया है। इससे ये लोग क्या करेंगे कि हमारे जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर सोलर, विंड और हाइब्रिड जो परियोजनाएं हैं उसके लिए जो है इनका प्रोजेक्ट है, और 60 गीगावाट क्षमता के लिए जो है ये प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या याद रखें यहाँ पे, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने किस देश के साथ में एमओयू साइन किया है। तो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स या फिर यूएई के साथ में एमओयू साइन किया है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे। देखिए, अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। तो सबसे पहली बात कि जो अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ रायपुर में ये आयोजित किए गए हैं। और कर्नाटका को हरा करके राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले पदक की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ ने जीता, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ध्यान रखिएगा। राजस्थान ने कांस्य पदक जीता और इसका आयोजन जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में 3 नई पहलों की जो है घोषणा की गई है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ कि जो साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसको जो है यूसेड के द्वारा जयपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये यूसेड क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसेड जो है इसके द्वारा इसको जयपुर में साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम को इसकी जो ये जो फोरम है, इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके अंदर इन्होंने 3 पहलों के बारे में बात की, और उन इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य वही घिसी-पिटी बातें, तापमान जो बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग है उसको कैसे कम किया जाए, ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं उसको पर्यावरण के अनुकूल कैसे बनाया जाए, ये सारी बातें जो है उसके लिए इन्होंने कहा है। फिर इसमें क्या-क्या पहल है, तो ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अमेरिका दक्षिण एशिया मेरल प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना की जाएगी। अमेरिका भारत लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिव इसका लक्ष्य है। फिर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम की जो ये बैठकें हैं, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो जयपुर के अंदर ये आयोजित की गई हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए, घूमने के लिए देश के शीर्ष 25 शहरों में राजस्थान के 5 जो शहर हैं उसको जो है वो शामिल किया गया है। तो इन 25 शहरों के अंदर जो 5 राजस्थान के शहर हैं उसमें नाम देख लेते हैं एक बार। जैसलमेर है, पुष्कर है, उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर। ठीक है, तो जैसलमेर इसमें सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, विधानसभा के उपचुनाव, तो हालांकि इसका तो अब रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन इसका थोड़ा-सा देख लेते हैं कि अधिसूचना जो है 18 अक्टूबर 2024 को जारी की गई, और 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान जो है वो 13 नवंबर को संपन्न हुए। अब इसमें कौन-कौन सी रिक्त सीटें थी, ये आप ध्यान रखिएगा। रिक्त सीटें देखिए यहाँ पे, एक तो झुंझुनू, फिर एक दूसरी रामगढ़ अलवर में, फिर है दौसा, फिर है देवली उनियारा टोंक के अंदर, ये तो चर्चा में भी था, फिर खींवसर, नागौर, सलमपुर उदयपुर में, और एक चौरासी डूंगरपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें झुंझुनू सीट में बृजेंद्र सिंह गोला के त्यागपत्र देने से ये सीट जो है खाली हुई थी। रामगढ़ सीट जो है वहाँ के विधायक जुबैर खान की मृत्यु के कारण, दौसा की सीट मुरारी लाल मीणा के त्यागपत्र के कारण, और देवली उनियारा वाली जो सीट है हरीश चंद्र मीणा के त्यागपत्र से जो है खाली हुई थी। और खींवसर की सीट जो है वो हनुमान वेलीवाल के त्यागपत्र से, और सलम्बुर सीट पर अमृतलाल मीणा की मृत्यु, और 84 सीट से राजकुमार रोथ जो भारतीय आदिवासी पार्टी के संस्थापक हैं उनके त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई थी। तो अब इसमें किस किस को, यहाँ पर अभी जो रिजल्ट आया है कौन कौन इस सीट से विजयी हुआ है वो आप देख लीजिएगा। फिर चलते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पे। देखिए, नामांकन के समय जो सामान्य अभ्यर्थी होता है उसके लिए जो अमानत राशि होती है इसमें वो 10,000 रुपीज़ होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं। और अगर हम देखें एससी और एसटी, अगर इस समुदाय से कोई वहाँ पर अभ्यर्थी हैं तो उनको 5,000 रुपये जो है वो अपनी सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है। फिर देखिए, इसमें चुनाव खर्च की जो सीमा है वो 40 लाख है। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे राजस्थान में कौन है? तो वो नवीन महाजन है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये राजस्थान में स्टेट पॉलिटी से जो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में आते हैं, तो आप सीट्स का ध्यान रखिएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, राज्य सरकार ने किया राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन। ये क्या है? तो देखिए, बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। हाल ही का जो बजट था 2024-25 का, उसमें इसकी घोषणा की गई थी, और इसलिए इसकी स्थापना की गई है। इसका नाम है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, तो
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर है, जो हमारा वित्त है, आर्थिक प्रबंधन का जो क्षेत्र है, उसका विकास करना जो है इस RERTF का लक्ष्य है। अब देखिए इसका कार्यकाल जो है 2028 तक रहेगा, 31 मार्च तक। इसका प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग है और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष जो है वो उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इसलिए क्योंकि जो वित्त का जो जिसके पास जिस मंत्री के पास में होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा। ठीक है? सदस्यों की तो ये इतना नहीं ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे नारी शक्ति पुरस्कार है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं, इतने कितने याद रखेंगे हम। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए मुख्यमंत्री ने किया नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण। तो देखिए नाहरगढ़ जो है ऑलरेडी एक जैविक उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है हमारे राजस्थान का और नाहरगढ़ में पहले से लायन सफारी संचालित है। ठीक है, अब इसमें टाइगर सफारी का भी लोकार्पण किया है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर जयपुर में 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला जो है ये स्थान बन गया है, सिटी बन गई है और ये ऐसा देश का पहला शहर बना है। ठीक है, देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर 5 वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो स्टार्ट की गई है। तो कौन-कौन सी है अब देखिए, जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी ऑलरेडी है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी है और एलिफेंट सफारी है, फिर लायन सफारी भी हमारे यहाँ पर है। तो 1, 2, 3 तो पहले से हैं, अब 2 और इसके अंदर जो है शामिल हो गई है। तो अब यहाँ नाहरगढ़ में टाइगर सफारी जो है उसका भी लोकार्पण किया है। तो ये थोड़ा-सा हमको ध्यान रखना है। और फिर देखिए यहाँ पे 2 शावक हैं, उनका नामकरण किया है नाहरगढ़ में। एक तो मादा बाघ शावक है जिसका नाम है स्कंदी और नर बाघ शावक है जिसका नाम भीम रखा है। तो ये स्कंदी और भीम करके अगर कोई नाम आए तो आप ध्यान रखिए कि ये मादा शावकों के नाम हैं। ठीक है? तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान ICDS को मिली चौथी रैंक। तो देखिए जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसमें जन आंदोलन जो डैशबोर्ड है उसके अंतिम परिणाम में राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो ICDS है यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर 4th पोजीशन मिली है। तो ICDS जो हमारे राजस्थान का है ये आंगनवाड़ी के ऊपर जो ये कार्य करता है ICDS, तो उसकी तरफ से इसको इसने जो कार्य किया है तो उसमें चौथी रैंक जो है राजस्थान को दिलाई है। फिर देखिए इसमें राज्य के स्तर पर पहली रैंक अगर राजस्थान चौथे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर यहाँ महाराष्ट्र है। उसके बाद वाली रैंकिंग आपको नहीं ध्यान रखनी है। तो आप राजस्थान 4th पोजीशन पे है और महाराष्ट्र इसमें 1st पोजीशन पे है, ये हमको ध्यान रखना है। और अगर हम देखें तो जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान की ओर से रिपोर्टिंग की प्रविष्टियाँ करने में चूरू जो है उसको 1st रैंक इसमें हासिल हुई है, टोंक को 2nd रैंक हासिल हुई है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा-सा आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इतना विशेष नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की इसमें रैंकिंग 4th है और 1st इसमें महाराष्ट्र को स्थान मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखना है हमें। हाँ, फिर देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है अ, उसको भी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए नगर निकायों को पुरस्कार मिले। वो छोड़िए, काम की बात ये है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना इसका नाम है। स्वनिधि योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके फैक्ट्स देखिए कि कोविड-19 के समय में, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो हाट बाज़ार में काम करते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, इनको आर्थिक संबल देने के लिए इसको स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 10,000 से लेकर के 50,000 तक की कार्यशील यानी कि कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल होता है या कार्यशील पूंजी जो होती है वो इन लोगों को प्रोवाइड की गई बैंक के माध्यम से और 7% ब्याज अनुदान के साथ इसको उपलब्ध कराया गया। यानी कि इसमें गवर्नमेंट जो है अपनी सब्सिडी के हिसाब से जो है 10 से 50,000 तक का लोन जो है स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को देती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है इस योजना के बारे में, कब ये स्टार्ट हुई और इसका संबंध किससे है। तो ये कहीं पर मेंस में लिखने में भी काम आ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का दौरा और आदि गौरव सम्मान समारोह। तो देखिए इसमें क्या है, आदि गौरव सम्मान समारोह में जैसे अगर पूछ ले कि आदि गौरव सम्मान समारोह का संबंध किससे है, तो हमें पता होना चाहिए कि बांसवाड़ा में जो मानगढ़ धाम है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था, इसका आयोजन किया गया, मतलब इस समारोह का आयोजित किया गया। और यहाँ पर जो है जिन जिन भी लोगों ने जनजातीय विकास यानी ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, उनको विभिन्न पुरस्कार या उन लोगों को या उन संस्थाओं को विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन कौन से सम्मान है, तो आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान, आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। तो ये जो गौरव सम्मान है ये किससे संबंधित है, तो आदिवासी क्षेत्रों में जो अच्छा कार्य करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए। यहाँ पे
भजनलाल सरकार ने बदले 7 योजनाओं के नाम, ठीक है? तो इन योजनाओं के नाम के आगे इंदिरा महिला जुड़ा हुआ था, इनको हटा दिया गया है। जैसे कि आप देखिए उक्त निर्णय के तहत निम्नलिखित 3 प्रमुख योजनाओं का विलय कर इनका नाम बदलकर कालीबाई भील संबल योजना रखा है। अब अगर आपसे एग्ज़ाम में कालीबाई भील संबल योजना पूछे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन-सी योजना की ये बात हो रही है। तो ये जो 3 योजनाएँ हैं, इनका नाम एक ही कर दिया है अब, इनका नाम रखा है कालीबाई भील संबल योजना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। या तो वो डेट पूछ लेते हैं या उसके कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, उद्देश्य पूछ लेते हैं और उसका जो नाम है वो चेंज नाम करके भी वो चीज़ पूछ लेते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ इसको आप इम्पोर्टेंटली देखेंगे और बार-बार रिवाइज़ कीजिएगा। ये जो कालीबाई भील संबल योजना है, इसमें कौन-कौन सी योजनाएँ सम्मिलित हैं? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। इन तीनों का नाम जो है कालीबाई भील संबल योजना अब रख दिया गया है, ठीक है? उसके अलावा देखिए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी कि एक तो कौशल वाली और एक ये उद्यम वाली, उद्यम प्रोत्साहन, इनको भी मर्ज करके नया नाम रखा है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। ठीक है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, ये नाम चेंज किया है। फिर देखिए इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना तथा इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, इनका नाम चेंज करके क्या लिखा है? पन्नादायी सुरक्षा एवं सम्मान योजना। ठीक है? तो अगर सम्मान की बात आती है यहाँ पर इंदिरा शक्ति और इंदिरा सम्मान वाली बात आती है, तो उसका नाम क्या चीज़ चेंज किया है? तो पन्नादायी सुरक्षा एवं सम्मान योजना। तो ये थोड़ा नामों का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम्स में नए नाम देकर के भी जो है वो कंपोनेंट्स पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट योजना है यहाँ पे, जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसकी राशि को जो है डबल कर दिया गया है, दोगुनी कर दिया गया है। तो ये क्या है? तो देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो अब तक 50,000 रुपए दिए जाते थे, वो बढ़ा कर के कितने कर दिए गए हैं? 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो अब थोड़ा इस लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में भी जानते हैं। देखिए नाम से ही सिद्ध है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो ऐसी कोई योजना होती नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो बेटियाँ हैं घर की, उनके सभी के ऊपर सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हुआ ये कि पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी, उसके समय में एक राजश्री योजना चलती थी, जिसके के अंदर 6 किश्त के अंदर 50,000 रुपए जो होते हैं, वो 6 किश्तों के अंदर जो है लड़कियों को दिए जाते थे। तो वो जो योजना है उसको भी इसी में लाडो प्रोत्साहन योजना में ही मर्ज कर दिया था। इसका उद्देश्य ये है कि भई लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनकी पढ़ाई का खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन कर रही है। तो इसमें क्या है राजश्री योजना में ये जो राजश्री योजना थी, इसके अंदर 6 किश्तों के अंदर 50,000 रुपए 6 किश्त के अंदर जो है वो लड़की को दिए जाते थे। अब क्या किया कि इस योजना को लाडो प्रोत्साहन में मर्ज कर दिया है। अब होगा क्या कि राशि दुगनी करी है लाडो प्रोत्साहन योजना में, तो आपकी जो राष्ट्रीय योजना के तहत 6 किश्त मिलती थी 50,000 की, वो तो आपको किश्तों में वैसे का वैसा ही मिलेगा। और जो 7वीं किश्त होगी उसके अंदर 50,000 एक मुश्त जो है वो दे दिए जाएँगे। यानी 50,000 तो जो आपको किश्त में देते थे और 50,000 आपको एक मुश्त जो है वो 7वीं किश्त के रूप में दे दिए जाएँगे। और अगर आपसे पूछे कि लाडो प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट हुई, तो इसको 1 अगस्त 2024 से जो है वो शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय योजना के तहत 50,000 की राशि 6 किश्तों में दी थी और लाडो प्रोत्साहन में बढ़ाई गई 50,000 की राशि एक मुश्त यानी 7वीं किश्त के रूप में आपको देय होगी। ठीक है? इससे होता क्या है, इसमें होता क्या है कि इसमें 1 से लेकर 12वीं तक राजकीय स्कूलों में या फिर जो गवर्नमेंट से एफ़िलिएटेड निजी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट इसको चिन्हित करती है, उनको इसमें शामिल किया गया है। और लाडो योजना में 12वीं क्लास में प्रवेश पर ही राशि दे दी जाएगी, जबकि राष्ट्रीय योजना में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये राशि मिलेगी, थोड़ा-सा ये चेंज है। उसके अलावा सभी चीज़ इसमें जो राष्ट्रीय योजना वाली है वो इसके अंदर समाहित की गई है। और देखिए यहाँ पे सभी बालिकाएँ जो है इसके अंदर इसमें इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पर ये वाला आर्टिकल इतना काम का नहीं है, इसलिए इसको इन प्रजातियों को याद करना नहीं है, ना इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर ये विनू मांकड़ ट्रॉफी राजस्थान ने 499 रन बनाकर रचा इतिहास। तो ये थोड़ा ट्रॉफी का ध्यान रखिएगा कि जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश को हरा करके राजस्थान ने इसको जीता है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है जिस पे क्वेश्चन आ सके। फिर यहाँ पर जयपुर रग्स ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 जो है इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो पॉलिसी का ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिसी है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, इसको 2024 में जो है इसका ड्राफ्ट बना है और इसको जो है अक्टूबर 2024 में जारी किया गया है। ठीक है, ठीक है।
हाँ, इसमें देखिए इसमें क्या कहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्ष 2029 तक टेक्सटाइल क्षेत्र में 15,000 करोड़ का निवेश और 2 लाख जो है नए रोजगार उत्पन्न करना। ठीक है? कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है 2024 के अंदर। अभी इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है और उद्देश्य क्या है कि हम जो है 2 लाख नए रोजगार और 15,000 करोड़ का निवेश जो है वो 2029 तक लेकर के इसमें आएँगे। फिर नेक्स्ट देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स को मिला विश्व की सर्वश्रेष्ठ लग्ज़री ट्रेन का अवार्ड। तो ये किसी पत्रिका है कॉन्डे नास्ट, ठीक है? तो इस पत्रिका की तरफ से इसमें रेटिंग्स दी गई है और उन्होंने पैलेस ऑन व्हील्स को यह द बेस्ट ट्रेन ट्रिप इन द वर्ल्ड रीडर्स चॉइस अवार्ड के तहत सम्मानित किया है, ठीक है? देश में ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये पैलेस ऑन व्हील्स को ध्यान रखिएगा कि इसको जो है लग्ज़री ट्रेन का बेस्ट लग्ज़री ट्रेन वर्ल्ड की जो बेस्ट लग्ज़री ट्रेन है उसका अवार्ड यहाँ पर जो है वो दिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड जो है उसको कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जयपुर के विद्याधर नगर में जो स्टेडियम है टर्फ फुटबॉल ग्राउंड वहाँ पर जो है इसको बनाया गया है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। देश का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है ये, राजस्थान का पहला है, देश का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, विद्याधर नगर में है टर्फ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है? फिर चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट में। फिर देखिए न्यूज़ शॉर्ट के अंदर सबसे पहला है पिकबॉल की जो नेशनल चैंपियनशिप है, इसका 8 साल बाद में जयपुर के अंदर आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, वहाँ पर इस पिकबॉल की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है इसमें। फिर देखिए यहाँ पर ये इतनी सारी खबरें ये किसी काम की नहीं है, इनको नहीं पढ़ना है। आप डायरेक्ट आइए यहाँ पर ई क्रूज़। तो देखिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी हैं, उन्होंने अजमेर ज़िले की आना सागर झील में ई क्रूज़ का शुभारंभ जो है वो किया है। देश के पहले प्रदूषण रहित ई क्रूज़ के संचालन से अजमेर के पर्यटन को नई गति मिलेगी। तो ई क्रूज़ जो है ये अच्छा होता है। मैंने तो इस पे ट्रैवल किया है इसलिए मुझे पता है। मैं आपको बताऊँगी इसकी फ़ोटोज़ कुछ कम्युनिटी पेज पे शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा। तो ई क्रूज़ जो है हमारे यहाँ पर कहाँ स्टार्ट होगा? तो अजमेर की आना सागर झील में स्टार्ट होगा। फिर देखिए पीपीआर, तो जयपुर जिले के दादियापट्टी गाँव में भेड़-बकरियों में पीपीआर, पीपीआर क्या है? तो ये एक बीमारी है पेस्टिडेस्पेटिस रूमिनान्ट्स, यानी कि जो ये क्या कहते हैं गाय-भैंस वगैरह जो होती हैं उनके भेड़-बकरियों में, तो ये जो है पीपीआर बीमारी पाई जाती है। ये वायरल बीमारी है, वायरस से होती है, विषाणु जनित है। खतरनाक बीमारी है जो प्राय भेड़-बकरियों में पाई जाती है। सॉरी मैंने गाय-भैंस कहा, भेड़-बकरियों में जो है इसको पाया जाता है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा पीपीआर अगर पूछ ले, तो ये जो है भेड़-बकरियों में पाई जाती एक बीमारी है और दादियापट्टी गाँव में जो है इसके बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये मेरा गाँव है दादियापट्टी, ठीक है? मतलब मेरे रिलेटिव का गाँव है, ऐसा कह सकते हैं। फिर इस बीमारी के संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर जो है पशु की मौत हो जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो है, खतरनाक बीमारी है ये। फिर देखिए अतुल्य अलवर अभियान ये क्या है? तो इसमें क्लीन अलवर इन अभियान ये काम का नहीं है, छोड़िए। फिर है निपुण मेला, ये क्या है? तो प्रदेश के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता और समझ विकसित करने के लिए प्रखर राजस्थान अभियान जो है 9 सितंबर से 2 अक्टूबर को मनाया गया। और इसी के समापन अवसर पर विद्यालयों में निपुण मेलों का आयोजन किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रखर राजस्थान अभियान क्या है? तो 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में रीडिंग हैबिट उनका इंक्रीज़ हो सके, तो इसके लिए ये प्रखर राजस्थान अभियान चलाया गया है और ये जो निपुण मेले हैं वो भी इसके अंतर्गत ही इसका आयोजन किया गया है। ठीक है? फिर चलते हैं गांधी वाटिका, तो ये क्या है? तो जयपुर में जो हमारा सेंट्रल पार्क है वहाँ पर गांधी वाटिका जो है यानी गांधी दर्शन म्यूज़ियम जो है उसको स्टार्ट किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये इतनी ही न्यूज़ थी इसमें। फिर देखिए डॉक्टर कृष्णा पुनिया जो है इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट टीम का कमीशन का सदस्य चुना गया है, ठीक है, सदस्य चुना गया है। ये भी इतना काम का नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट नेटकॉन 2024, तो ये क्या है? तो देखिए ये जो है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के द्वारा टीबी से संबंधित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ठीक है? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। तो ये नेटकॉन का ध्यान रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित जो है एक कॉन्फ्रेंस है जो कि जयपुर में आयोजित की गई है। फिर ये सूरजभान मीना ये कौन है? तो मैनपुरा गाँव यानी गंगापुर सिटी के सूरजभान मीना ने गोवा में जो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है उसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा और ये पैरा तैराक हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी का नाम ध्यान रखना है। फिर ये इतना काम का नहीं है। हाँ, बिट्स पिलानी को देखिए,
यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसके अंदर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी बिट्स पिलानी को 601 से 800 की कैटेगरी में इसने जो है वो स्थान यहाँ पर पाया है। फिर देखिए यहाँ पर इस श्रेणी में जयपुर के एमएनआईटी को भी स्थान मिला है। और पहले ये कौन से बैंड में था? 800 से 1000 वाले बैंड में था और अभी इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है 600 से 800 के बैंड में जो है बिट्स पिलानी इंक्लूड किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मारवाड़ फेस्टिवल इसके बारे में आप जानते हैं, पर्यटन विभाग जोधपुर में इसका आयोजन करता है। अक्टूबर में इसका जो है वो आयोजन किया गया। फिर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ। फिर देखिए इंदिरा शर्मा ये कौन है? तो राजस्थान विधानसभा में उप सचिव नियुक्त की गई हैं और इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा के इतिहास में विधानसभा कैडर की उप सचिव पद तक पहुँचने वाली ये पहली महिला बनी हैं। तो ये थोड़ा-सा आप नाम जो है ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इंदू बैंड क्या है? तो बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट है इंदू बैंड। इसको स्टार्ट किया गया है 9 अक्टूबर 2024 से और इससे क्या होगा कि यह बेल्ट जो है भूलने की बीमारी यानी जिनको अल्जाइमर या डिमेंशिया है, ये भूलने की बीमारी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप, तो उससे ग्रसित व्यक्तियों की कलाई में इसको बांधा जाता है। इस पर उनका नाम, घर का पता, परिवार, मोबाइल नंबर सब होगा। तो ये थोड़ा नाम का ध्यान रखिएगा। इंदू बैंड का क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसमें जो है जिनको ये जो बीमारी है अल्जाइमर या डिमेंशिया, उनके लिए इसको जो है इस बैंड को बनाया गया है। फिर देखिए जयपुर डायलॉग क्या है? तो ये भारतीय विचार, संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच है। ये ख़ैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको, ये काम का नहीं है। जयपुर डायलॉग नहीं देखना, ये भी नहीं देखना है। उत्तर प्रदेश वाली न्यूज़ ये भी काम की नहीं है। फिर देखते हैं वन लाइनर में क्या है, वन लाइनर्स में। अब देखिए वन लाइनर में देश की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। ठीक है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है देश की वो 200 गीगावाट से ज़्यादा है। राजस्थान कितनी स्थापित क्षमता के साथ सर्वाधिक योगदान इसमें दे रहा है? तो देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 200 गीगावाट से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो राजस्थान इसमें देता है। तो राजस्थान की क्षमता कितनी है? तो राजस्थान 200 में आप देखिए 29.85 गीगावाट जो है वो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हमको इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, जैसलमेर के किस ब्रीडिंग सेंटर में देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले गोडावन का जन्म हुआ है? तो यहाँ पर जो रामदेवरा या सुदासरी जो है ये जो ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पर जो है पहला गोडावन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बनाया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ये हार्ट कॉन्क्लेव ये काम का नहीं है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से की बैठक में ज्ञान संकल्प पोर्टल के अलावा किस कोष के लिए नवीन एजेंसी का गठन जो है वो उसका प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट, हाँ, अलाई बलाई किस राज्य का पर्व है जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया है? तो ये जो है तेलंगाना का जो है एक पर्व है अलाई बलाई। ठीक है। फिर है साइकिलिंग प्रतियोगिता, ये काम का नहीं है। इतनी तो प्रतियोगिताएं बहुत सारी अपन याद ही नहीं रख सकते। फिर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में एक दिवसीय भेड़ और खरगोश उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला किस शीर्षक से आयोजित की गई? तो ये इस कार्यशाला का नाम था आरंभ 2.0 और ये मेन बात ये है कि आप ये ध्यान रखिएगा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो अविकानगर टोंक में है। ठीक है। फिर खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ है? इसको छोड़िए, क्लब ये भी काम का नहीं है। फिर देखिए पिछौला झील के बाद उदयपुर की किस झील में बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट का संचालन स्टार्ट किया गया है? तो ये फतेह सागर जो है वहाँ पर उदयपुर में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये काम का नहीं। लीमा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य चंद्रा किस जिले से है? तो ये हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले से है। इनका ध्यान रखिएगा। लीमा में जो हमने फर्स्ट जो पेज में पढ़ा था आईएसएसएफ की जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर भरतपुर के राज चंद्रा जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित अशोक भट्ट का संबंध किस जिले से है? तो ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है। फिर है चीनी ताइपे 2024 एशियन तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप की टीम फाइट में रजत पदक जीतने वाले प्रद्युमन यादव किस जिले से हैं? तो ये अलवर जिले से हैं। इनका भी खिलाड़ियों के कुछ नाम इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। फिर देखिए ढाका बांग्लादेश में फर्स्ट साउथ एशियन कॉम्बैट गेम्स, इसमें अनन्या पारिक ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है अनन्या पारिक। बस इसमें इतनी ही चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आज इस वाले में तो हम इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम पुरस्कार, सम्मान और जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।